कक्षा 6 पाठ 16 नृत्यांगना सुधा चंद्रन। प्रस्तुत अध्याय सुप्रसिद्ध रामांग तिवारी द्वारा रचित एक ऐसे व्यक्तित्व पर आधारित है जिन्होंने विकलांग होने पर भी नृत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। हमें ऐसे व्यक्तित्वों से सीख लेकर जीवन में सफल होने के प्रयत्न करने चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। शिखर मतलब ऊंचाई पर, उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए मतलब ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें कठिन परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि भाई मैं ये कार्य करना है मुझे। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी संघर्ष कर लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। पैर मतलब डांस के लिए पैरों की ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब और सब चीज़ों की भी होती है, लेकिन डांस तो पैरों से ही होता है। लेकिन इनका पैर ही खराब था, उसके बावजूद भी ये चोटी की नृत्यांगना बनी, मतलब एक अच्छी नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एम पिता श्री डी के चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इनके मतलब पेरेंट्स की भी इच्छा थी कि वो एक अच्छी नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु से ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। 5 वर्ष की आयु थी जब भी उनको डांस स्कूल में भेज दिया। पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को दाखिला देने में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। पहले कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने कहा कि भाई अभी उम्र कम है, थोड़ा बड़े हो जाने दो, जब ले आना। लेकिन जब उन्होंने उसके अंदर का टैलेंट देखा तो उनके नृत्य के गुरु बने के.एस. रामास्वामी भागवतार और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्दी ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होने लगे। विद्यालय के आयोजनों में उनका परफॉर्मेंस रखी जाने लगी। नृत्य के साथ साथ सुधा ने अध्ययन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई सन 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई सन 1981 को क्या हुआ? 2 मई को तिरुचिल्लापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस से जा रही थी और बस का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई। दायां पांव पूरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं पांव में गैंग्रीन एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाएं टांग काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब पैर में कैंसर हो गया तो उसको उन्होंने पैर काटने का था तो एडी में ही, लेकिन वो पूरा ही पैर काट देते हैं जब ऊपर तक फैलता है। वो कितना काटा ये भी पता चलेगा। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाएं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। घुटने से जैसे यहाँ घुटना उससे 7.5 इंच नीचे, एडी तो गई उसमें, पंजा तो मतलब थोड़ा सा ऊपर भी आया, काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के लिए जीवन का अंत ही होगा। सुधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाई पैर ही कट गया तो उम्मीद छूट जाती है कि अब कैसे डांस करेंगे। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सारे चलना शुरू कर दिया। जो जैसे जितना हिस्सा कटा ना उतना हिस्सा लकड़ी का बना दिया या फिर बैसाखी से, और मुंबई आकर वे पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गए। उन्होंने सोचा कि भाई डांस तो नहीं कर पाऊंगी और स्टडी करने लगी अपनी, जिस भी कक्षा में होंगे, जो भी एजुकेशन उनकी चल रही होगी। इसी बीच सुधा ने मैक्स ऐसे पुरस्कार विजेता कृत्रिम अंग विशेषज्ञ जो कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाते थे, डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई, डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया, मतलब विश्वास दिलाया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। हम तुम्हारी मतलब आर्टिफिशियल लेग बना देंगे, फिर चल सकेंगी। उसने पूछा क्या मैं नाच भी सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब संभव है। भाई जब आर्टिफिशियल लेग लग जाएगी तो तुम उससे चलो या डांस करो, वो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और ऐसी व्यवस्था की कि वह टांग को आसानी से घुमा भी सकती है। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई मेट्रो से लौटी और उसे नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। मुंबई मेट्रो तो मैंने गलत बोल दिया। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी, क्योंकि मुंबई में तो मेट्रो नहीं है। एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी, यहाँ से कहाँ आई थी वो दिखाने के लिए
जयपुर से मुंबई आ गई वापस, क्योंकि मुंबई की बेसिकली थी वो, और नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। जब उस पर प्रेशर पड़ा तो खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत नहीं कर सकता। नाचना क्या, चलने में डर लगने लगता है कि भाई मेरे चोट में से खून निकल गया, अब मैं नहीं चलूंगा। किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त कर लिया और नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली, दोबारा से गई। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसमें तो ब्लड आने लगा। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँव की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई। जो नृत्य के टीचर थे डांस के, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई किस किस पोस्चर में पैर मोड़ना होता है, ये करना होता है। फिर एक दूसरी टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। टांग लगाते समय डॉक्टर ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। भाई उन्होंने एक बनाई, उससे खून निकलने लगा, कोई सेटिंग नहीं हुई। दूसरी बनाई, उन्होंने कहा भी देखो इससे बेस्ट तो मैं नहीं कर सकता, अब तो आपको देखना है। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। कटे हुए पाँव के ठूंठ से खून रिसने लगा, दोबारा भी निकलने लगा। किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से जल्दी सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गए। जब उन्होंने प्रैक्टिस किया तो वो जल्दी से ही जो सामान्य मुद्राएं थी उनको बनाने लगी। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मतलब 2 को डांस करना था, एक प्रीति को एक सुधा को। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज़्यादा जबकि उसका पाँव कट गया था। मतलब आज एक और बड़ी कठिन परीक्षा थी उनकी, लेकिन सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चेहतों ने उसे देखते ही देखते पलकों पर उठा लिया और रातों रात वह ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व बन गई। इनकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने इनकी जिंदगी के आधार पर बनाकर एक फिल्म लिखवाई। मतलब उसमें इनको ही कैरेक्टराइज किया गया और इनके ऊपर एक फिल्म लिखी गई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनी। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। खुद ही उन्होंने उसमें अपना पात्र निभाया, रोल निभाया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इसे फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। मुरीद मतलब प्रभावित कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। मतलब फिल्मों में एक्टिंग कर ली उन्होंने, जो उनके चरित्र पर ही बनी थी, उनके ऊपर ही बनी थी, उसमें तो कर ली, लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो कलाकार भी हैं। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए भी कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। शब्दार्थ: सुधा चंद्रन की माता का नाम थंगम। सुधा चंद्रन का दाखला कला सदन। सुधा चंद्रन की नई टांग डॉक्टर सेठी। सुधा चंद्रन के जीवन पर मयूरी। सुधा चंद्रन के जीवन पर बनी हिंदी फिल्म नाचे मयूरी। फिल इन द ब्लैंक्स स्पष्ट कीजिए। अभी ऊपर पढ़ाया गया ग्रीन एक प्रकार का कैंसर है। नृत्यांगना जो डांस करती हैं, इनको एक्सप्लेन कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न उत्तर वर्ण विच्छेद कीजिए। परि प्लस श्रम, इस तरह से इनको। अच्छा, वर्ण विच्छेद: पै प्लस ए प्लस रे प्लस छोटी ई प्लस श प्लस रे प्लस मैं प्लस ए, इस तरह से इनको पढ़ना है। वर्ण विच्छेद मतलब एक एक वर्ण में, और ए इसलिए कि हर वर्ण में ए की साउंड होती है। स्वर जो है ए आ, ये सब स्वर हैं, सभी स्वर की मात्रा होती है। जब वो वर्ण के साथ इस्तेमाल होते हैं तो मात्रा इनकी इस्तेमाल होती है, लेकिन ए वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती और ए की साउंड आती है बोलने में। इनको शुद्ध करके लिखना है। विलोम शब्द: जीवन मरण, इस तरह से। पुत्री पुत्र, इच्छा अनिच्छा, अंत आदि, संभव असंभव, सामान्य असामान्य। समानार्थी शब्द लिखिए, समान अर्थ वाले अन्य शब्द लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।